नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। ऐसा पिछले 42 दिनों में 24वीं बार किया गया है। आज पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण तेल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। आज कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 95 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो चुका है तो डीजल 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 90 पैसे हो चुकी है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 4 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 28 पैसे हो चुकी है। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के कई राज्यों के अलग अलग शहरों में पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। इस बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 107 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें, श्रीगंगानगर में ही सबसे पहले पेट्रोल की कीमत 100 के पार हुई थी। मालूम हो, लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों के कारण 4 मई से अब तक देश में पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करा रहे ट्रस्ट पर जमीन खरीद में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा है। इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पेश करते हुए आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाए हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.50 करोड़ रुपए में खरीदी। इसमें करोड़ों रुपए का घपला किया। दोनों ही सौदे इसी साल 18 मार्च को किए गए। पहले सौदे में 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई और उसी दिन उसी जमीन को 5 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। संजय सिंह का आरोप है कि इस तरह ट्रस्ट के पास जनता से राम मंदिर के नाम पर मिले दान के पैसों में 16.50 करोड़ यानी 16.5 करोड़ रुपए की बंदरबांट कर ली गई। दोनों ही बार जमीन के सौदे में गवाही देने वाले ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर की जमीन में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं उनकी कीमत खुले बाजार से काफी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक लोग इसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में 18 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, हम पर महात्मा गांधी के हत्या के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम आरोपों से नहीं डरते, जो आरोप लगे हैं उसकी मैं स्टडी करूंगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर हुए इस बड़े खुलासे पर अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि संजय सिंह ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो सवाल उठाया है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने कहा कि अगर जांच में संजय सिंह के आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का 50 करोड़ रुपए का दावा करूंगा। कांग्रेस ने राम मंदिर की जमीन खरीद में कथित घोटाले को लेकर आज पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग करना, उसमें घपला करना महापाप है। इसमें बीजेपी नेता शामिल हैं। सुरजेवाला ने इस दौरान पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि पीएम मोदी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट का गठन किया था, वो चुप क्यों हैं? क्या पीएम मोदी जवाब देंगे कि क्या राम की आस्था का सौदा करने वालों को उनका संरक्षण प्राप्त है? सुरजेवाला ने कहा, क्या पीएम जवाब देंगे कि जिन श्री राम के वचनों और मर्यादा की कस्में खाई जाती हैं, उनके नाम पर इतना बड़ा कदाचरण और घपला बीजेपी नेताओं ने कैसे किया? और पीएम मोदी ये भी बताएं इस प्रकार की और कितनी मंदिर निर्माण की जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गई है। सुरजेवाला ने कहा, जब घोटाला सामने है, पीएम सामने आए और सवालों का देश को जवाब दें। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो राम मंदिर की जमीन के कथित घोटाले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाएं। देश के लोगों द्वारा दिए गए चंदे से प्राप्त सारी राशि और किए गए खर्च का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाएं और इस प्रकार से कितनी और जमीन चंदे से खरीदी गई जिसमें गड़बड़झाला हुआ है, इसकी जांच करवाई जाए। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में टूट हो गई है और पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी। इस घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। इस बीच चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे हैं।
लेकिन उन्हें काफी देर तक आवास के बाहर ही इंतजार करना पड़ा। इन 5 सांसदों में से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, उनके बेटे प्रिंस राज और 3 अन्य सांसद चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली शामिल हैं। इन सांसदों का दावा है कि वे ही असली लोक जनशक्ति पार्टी हैं। एलजेपी में बगावत करने वाले पशुपति पारस ने सोमवार सुबह की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एनडीए गठबंधन में बने रहना चाहते थे, लेकिन एनडीए से बाहर निकलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कहा कि चिराग चाहे तो पार्टी में बने रह सकते हैं। पारस ने कहा कि मैंने पार्टी तोड़ी नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाया है। उन्होंने कहा कि हम एलजेपी को बरकरार रखेंगे। पारस ने कहा कि 5 सांसदों ने रविवार रात को लोकसभा स्पीकर से मिलकर उन्हें उससे संबंधित पत्र सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग जेडीयू में नहीं जा रहे हैं और एलजेपी एनडीए गठबंधन में ही बनी रहेगी। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे के एक विधायक ने एक बार फिर फोन टैप किए जाने का मसला उठाया तो राज्य सरकार ने तुरंत इस पर सफाई जारी कर दी। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस तरह के आरोपों को नकार दिया है कि राज्य सरकार अपनी ही पार्टी के विधायकों के फोन टैप कर रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार का ऐसा चरित्र नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि अगर किसी विधायक के पास इस तरह की जानकारी है कि कुछ विधायकों के फोन को टैप किया जा रहा है तो उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। बता दें, कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बीते शनिवार को आरोप लगाया था कि कुछ विधायकों ने कहा है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज किसानों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि आज के दिन ही 10 साल पहले सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास विधेयक 2011 को एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित किया गया था। ममता ने कहा कि हमने एकजुट होकर अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनकी शिकायतों का समाधान किया था, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। ममता ने कहा कि आज मुझे दुख होता है कि देश भर में हमारे किसान भाई केंद्र की उदासीनता के कारण पीड़ित हैं, इसलिए हम अपने समाज की भलाई के लिए अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ममता ने कहा कि किसानों के अधिकारों को बनाए रखना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार रात को मौत हो गई। इससे एक दिन पहले पत्रकार ने अपनी एक रिपोर्ट से शराब माफिया के नाराज होने और उससे जान के खतरे की आशंका जताई थी। इसको लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि अब प्रतापगढ़ पुलिस ने कहा है कि पत्रकार की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो उनकी मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी शराब माफिया से पत्रकारों को खतरे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ये मामला प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज और एबीपी गंगा से जुड़े पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव का शव मिलने का है। प्रतापगढ़ पुलिस ने पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर कहा है कि श्रीवास्तव मीडिया कवरेज के बाद रविवार रात करीब 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। वह एक ईंट भट्टे के पास अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए। कुछ मजदूरों ने उन्हें सड़क से उठाया और फिर उनके दोस्तों को फोन करने के लिए उनके फोन का इस्तेमाल किया। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि श्रीवास्तव की बाइक सड़क के किनारे एक हैंडपंप से टकराने के बाद गिर गई। वहीं पत्रकार की मौत के मामले में उनकी पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। सुलभ की पत्नी ने बताया कि उनके पति के पीछे शराब माफिया पड़े हुए थे। पत्नी रेणुका ने आगे कहा कि उनके पति ने अपनी सुरक्षा के लिए गनर की मांग की थी। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पार्टी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। केजरीवाल ने यह ऐलान अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किया। बता दें, 2021 में सूरत नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 120 में से 27 सीटें जीती थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी चली गई है और उनकी जगह पर नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेतन्याहू बीते कई दिनों से सियासी मुश्किलों से घिरे हुए थे और उनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा था। नेतन्याहू इस पद पर 12 साल तक काबिज रहे। वह इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले इजराइल के पहले नेता हैं। 71 साल के नेतन्याहू अब विपक्ष में बैठेंगे। हालांकि उन्होंने दम भरा है कि वह जल्द ही सत्ता में लौटेंगे। इजराइल की संसद ने रविवार को नफ्ताली बेनेट को नई सरकार बनाने की इजाजत दे दी है। इस दौरान संसद में नेतन्याहू के समर्थकों ने बेनेट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें झूठा कहा। 49 साल के बेनेट देश के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और वह काफी अमीर राजनेता हैं। इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस नए गठबंधन में 21% अरब लोग भी हैं, जो इस देश में अल्पसंख्यक हैं।
नेतन्याहू के खिलाफ नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में बने गठबंधन में बेनेट की यामीना पार्टी के अलावा यायर लापिडो की यश अतिथि पार्टी भी है। इनके गठबंधन में कुछ और दल भी शामिल हैं। इस गठबंधन को कमजोर बहुमत मिला है और इसने 60 से 59 के आंकड़े से विश्वास मत जीता है। इजराइल की संसद में 120 सदस्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि माननीय नेफ्ताली बेनेट, इजराइल का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बधाई। जैसा कि हम अगले साल कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने को लेकर उत्सुक हूँ। इसके अलावा पीएम मोदी बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं भूले। पीएम ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि आप इजराइल के प्रधानमंत्री का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। मैं आपको आपके नेतृत्व और भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देने के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करता हूं। भारत में पिछले एक दिन में 70,421 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 31 मार्च के बाद एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इस दौरान 3,921 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 10 लाख से कम होकर 9,73,000 से अधिक हो चुके हैं। इसके अलावा देश में कुल मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़े में 3,74,000 से कुछ अधिक बताई जा रही है। फिलहाल देश में अभी तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम कोरोना टीके की एक खुराक ले ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।